सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आप लोग के पास मेरी आवाज़ शायद जा रही हो। कल हम लोग 15 क्वेश्चन तक देखे थे। आज हम लोग उसके आगे जो है प्रश्नों को देखेंगे। तो आगे आप लोग समझते रहिए, क्वेश्चन को लेकर के सामने बैठे रहिएगा ताकि आप लोग को समझने में जो है मदद मिले। चलिए देखिए 16 क्वेश्चन। देखिए 16 क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है, समतुल्य धारिता निकालना है। और आपको एक डायग्राम ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यहाँ एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। यहाँ पॉइंट है बी, यह पॉइंट है ए। इसका वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड और इसका वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। इसका वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ। आपसे कहता है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालिए, समतुल्य धारिता का मान निकालना है। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है और हम आपको बताए होंगे कि Cp बराबर होता है C1 प्लस C2, ये आप लोग को याद करना होगा। और Cs बराबर सीरीज में आपको बताए थे कि C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 होता है। दोनों सूत्र आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए इस सूत्र पर क्या करेंगे कि ये दोनों तो पैरेलल में है और इसके साथ यह सीरीज में है। तो पहले पैरेलल वाला सूत्र हल कर लेंगे कि इन दोनों के लिए C बराबर आपका हो जाएगा 3 और 2, 3 प्लस 2 C1 प्लस C2 करेंगे तो 3 और 2 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब क्या होगा कि 5 माइक्रोफैराड या 4 माइक्रोफैराड के साथ सीरीज में है। तो CE बराबर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस सूत्र कहता है अब सीरीज के लिए कि C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो हो जाएगा आपका कि 5 गुणे 4 बटा में 5 प्लस 4, तो 5 के 20 बटा में 9 माइक्रोफैराड आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको C हो जाएगा। 16 का आंसर C हो जाएगा। ओके, आप लोग बना लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 16 के बाद हम लोग 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध होता है। V और E के बीच में आपको रिलेशन पूछा है कि क्या होता है। तो आपको बताए हैं होंगे कि E बराबर होता है माइनस dV बटा में dx, माइनस dV बटा dx। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हम लोग कहते हैं, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, तो आप लोग नोट किए होइएगा। इसका आंसर 17 का आंसर आपको C हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आप लोग 18 क्वेश्चन भी देखिए। 18 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड प्राप्त होती है। देखिए सीरीज में जोड़ा है 3 संधारित्र को। किस में जोड़ा है? सीरीज में जोड़ा है। तो सीरीज के लिए वह भी समान है। तो 1/CS बराबर सूत्र बताए होंगे 3 के लिए 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। और इसको हल कीजिएगा तो 3/C हो जाएगा। तो आप CS बराबर कहिएगा कि C/3 होता है। CS का मान आपको दिया हुआ है 6, तो आप यहाँ से C का मान निकाल दीजिए। तो आपका C का मान हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ओके, मतलब कि एक कैपेसिटर का मान हम लोग निकाल दिए कि 18 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा। अब आपसे कहता है कि इनको समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तब समतुल्य धारिता क्या होगी। तो जब इस 3 व 18 को जोड़िएगा तो इसमें C बराबर आपका पैरेलल में सूत्र होता है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। और ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 माइक्रोफैराड आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग का C हो रहा है। ये आप लोग मिला लीजिएगा। अब देखिए हम आपको 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। ओके, अब देखिए 19 क्वेश्चन में क्या है
कि 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 2 माइक्रोफैराड, यहाँ 2 माइक्रोफैराड लिख दीजिए, यहाँ 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है। ये दोनों सीरीज में जोड़ दिया गया और यह जो दोनों सिरा जो है 1200 वोल्ट से जुड़ा है। यहाँ पर 1200 वोल्ट से आपको इसको जोड़ना है। ओके, अब कहता है कि इस 2 माइक्रोफैराड का जो संधारित्र है, कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका विभवांतर आपको बताना है। अब एक बात का गौर कीजिए, हम आपसे कहे होंगे कि सीरीज ग्रुपिंग में क्यू सबका समान होता है, क्यू समान होता है और भी सबका डिफरेंट होता है। जबकि पैरेलल ग्रुपिंग में क्यू जो होता है वह डिफरेंट होता है सब कैपेसिटर का, और भी जो होता है सेम होता है। ओके, अब देखिए आप लोग, अब देखिए हम कहें कि पैरेलल में क्यू डिफरेंट होता है और भी जो होता है सेम होता है, लेकिन यहाँ तो सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो पहले आप क्यू का मान निकाल लीजिए कि क्यू का मान कितना है जो कि दोनों में समान है। तो ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सी एस बराबर आपका सूत्र हो गया कि 2 × 4 C1 C2 बटा में C1 + C2। हम आप लोग को बताए भी होंगे। अभी 4 दूनी 8 हो गया, बटा में 4 और 2 6 हो गया, मतलब कि 4 बटा में 3 माइक्रोफैराड आपका समतुल्य धारिता का मान हो गया। और सी एस बराबर क्यू बराबर सी भी हम लोग सूत्र लिखते हैं, तो क्यू बराबर सी एस इंटू भी सूत्र लगा देंगे। सी एस का मान आपने निकाल दिया है कि 4 बटा में 3 इंटू भी का मान 1200 दिया हुआ था। तो 1200 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से क्या कितना बार में कटेगा, 400 बार में कटेगा। आपका हो जाएगा 4 चौके 1600 कूलम हो जाएगा। इसका भी आवेश इतना ही, इसका भी आवेश इतना ही हो गया। और लेकिन इसका पूछा है कि पोटेंशियल क्या होगा। तब V1 बराबर हो जाएगा आपका Q बटा में C1। V2 कहता तो हम लोग कहते कि Q बटा में C2 हो जाएगा। Q बटा में C1 का जब मान निकलेगा तो ये 1600 है और बटा में देखिए यह 2 माइक्रोफैराड है, तो 2 से भाग लगा देंगे तो ये 800 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर भी आप लोगों को सी हो जाएगा। लेकिन अब आप समझिए कि V2 का यदि मान निकलना रहता तो हम लोग 1600 में 4 से भाग दे देते, तो 1600 और बटा में 4 यदि करते हम लोग को तो 400 वोल्ट हो जाता है। और ये दोनों आप जोड़ करके देख लीजिए कि 8 4 1200 भी वोल्ट है कि नहीं। ओके, तो इस ढंग से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। ये कभी कभी 2 नंबर में भी आता है बनाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको आप लोग बना लीजिए। अब देखिए 20 क्वेश्चन आपका है कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है। तो 3 तरह के चुंबकीय पदार्थ आपको बताए होंगे। एक लौह चुंबकीय होता है, एक होता है प्रतिचुंबकीय भी याद रखिएगा, और एक होता है अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय, देखिए अनुचुंबकीय का चुंबकीय पदार्थ चुंबकशीलता का जो मान होता है वह म्यू का मान ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ा होता है। प्रतिचुंबकीय का यह म्यू का मान लेस देन 1 होता है, क्योंकि यह विकर्षित कर देता है चुंबकीय पदार्थ को। और इसका मान जो होता है म्यू फार ग्रेटर देन 1 होता है। ये तीनों का मान आप लोग याद कर लेंगे, ताकि तीनों में भी अभी आपसे क्वेश्चन में सिर्फ लौह चुंबकीय पूछा है, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए तीनों मान आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, तो पहले आपका इसका आंसर जो हो गया 20 का क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी। 20 क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। 21 क्वेश्चन है कि ध्रुवीय प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्रुवीय प्रबलता
जिसको आप लोग पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ भी आप लोग देखिएगा लौह चुंबकीय को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। ओके, उसी तरह से आपको तीनों का आप देख लीजिएगा। अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं, इसको पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं, उनको इसको डायामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं, डायामैग्नेटिक सबस्टांस। तीनों का आप लोग याद रखिएगा। अब आपसे कहता है कि ध्रुवीय प्रबलता का मात्रक, ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा है। ध्रुवीय प्रबलता का मात्रक जो होता है एम बराबर आपको बताए होंगे कि एम्पियर इंटू मीटर होता है। इसको एम्पियर इंटू मीटर के पदों में मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो डायमेंशन यदि लिखते हैं तो आप लोग ए एल लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन ए एल होता है। और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर इंटू मीटर होता है। अगर ध्रुवीय प्रबलता का आप मात्रक नहीं याद रखते हैं, म्यू जीरो का नहीं रखते हैं, ये दोनों डायमेंशन अगर नहीं याद रखते हैं तो मैग्नेट में किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने में आप लोग को कठिनाई होगी। ये दोनों डायमेंशन आप लोग को याद रखना चाहिए। तो ध्रुवीय प्रबलता का आप लोग नोट कर लेंगे कि क्या होता है, एसआई मात्रक, तो एम्पियर इंटू मीटर होता है। यह आपको चॉइस सी में दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन कहता है 22 में कि किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य है। एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री से घुमाया जाता है, तो वर्क डन बराबर क्या होगा। हम आपसे कहे थे कि W बराबर जो होता है वह एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य जो होता है W बराबर एम बी इंटू कॉस थीटा होता है। अब यदि थीटा आप 0 डिग्री लेते हैं तो आप देखिए कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यह 1 में से 1 घट करके 0 हो जाएगा, तो W का मान आपका 0 हो जाएगा। मतलब कि 0 डिग्री में वर्क डन जो हो गया आपका 0 हो गया। 90 डिग्री पर अगर थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो यह जब 0 हो जाएगा तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रह जाएगा, मतलब कि एम बी रह जाएगा। तो आपका W बराबर हो जाएगा एम बी के बराबर। ओके, और आपको यदि थीटा बराबर 180 डिग्री मतलब विपरीत डायरेक्शन में घुमा देता है, 180 डिग्री से घुमा देता है, तो कॉस 180 का मान -1 होता है, और माइनस माइनस यह +1 हो जाएगा। तो W बराबर आपका हो जाएगा 2MB। ये तीनों एंगल पर इसका जो वैल्यू जो है वर्क डन का हम लोग याद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पर चॉइस जो दिया हुआ है थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय के रूप में कह रहा है। मतलब 22 क्वेश्चन में क्वेश्चन यहाँ भी और जोड़ लीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन सुधार लेंगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य है, तो 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य जो होगा वह W बराबर MB के बराबर होगा। अगर 0 डिग्री कहता तो 0 हो जाता, 180 कहता तो 2MB हो जाता। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा है इसमें कि यदि प्रति चुंबकीय हुआ, चाहे लौह चुंबकीय हुआ, अनुचुंबकीय हुआ, इसमें से किस पदार्थ को यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यह 90 डिग्री पर आने का चेष्टा करता है। तो देखिए 3 पदार्थ हुआ। एक हुआ प्रति चुंबकीय पदार्थ हुआ, एक हुआ लौह चुंबकीय, और एक होता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। 3 तरह के पदार्थ आपको बताए भी होंगे। अनुचुंबकीय को अभी कहे हम कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं, इसको फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं, और इसके बाद इसको डायामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। ओके, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ जो होता है जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यह 90 डिग्री पर आने का चेष्टा करता है। यह इसको याद रखेंगे कि यह 90 डिग्री पर आने की चेष्टा करता है। इसके बाद फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, जो कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को चुंबक जो है बहुत तेज़ी से आकर्षित करता है, मतलब कि यह फील्ड की दिशा में आ जाता है,
तो लौह चुंबकीय में आप नोट कर लीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर आने की चेष्टा करता है। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर आने की चेष्टा करता है। यह पैरामैग्नेटिक चूंकि विकर्षित हो जाता है, मैग्नेट इसको आकर्षित ऐसे पदार्थों को नहीं करता है, तो यह पदार्थ जो होता है वह विपरीत दिशा में आ जाता है, एक तरह से कहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में। विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अथवा आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के जो है विपरीत दिशा में आ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो यह हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यह विकर्षित हो जाता है, उससे यह ज़्यादा आकर्षित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। ये भी थोड़ा थोड़ा आकर्षित होता है मैग्नेट के द्वारा, तो इसमें 90 डिग्री पर आने का चेष्टा करता है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे इसको। ओके, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को उतारने में भी आसानी हो जाएगी। चलिए 1 2 3। चलिए अब हम लोग 23 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा है कि एक चुंबक है, यह चुंबक हो गया NS, इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है जो कि M है। इसको हिंदी में कहेंगे चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण M दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि इस चुंबक को 2 बराबर भाग में बांट दिया गया। 2 बराबर भाग में, देखिए 2 बराबर भाग में लंबाई के रूप में भी ऐसे काट सकते थे, चौड़ाई के रूप में भी ऐसे काट सकते थे। तो 2 भाग में काटने का भी 2 तरीका है। अगर लंबाई के रूप में आप काटते हैं ऐसे, मान लीजिए कि यह चुंबक हो गया, यह N पोल, यह S पोल हो गया, यहाँ से इसको ऐसे हम लोग काट देते हैं। तो ऐसे काटने से इसके लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट M जो होता है वह 2 ml होता है, जबकि हम आप लोग को बताए होंगे, मतलब कि लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। तो ऐसे काटने से लंबाई पर कोई फर्क यदि नहीं पड़ता है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट अपरिवर्तित रह जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण अपरिवर्तित हो जाएगा, ज्यों का त्यों रहेगा, अपरिवर्तित। लेकिन यदि हम लोग इसी मैग्नेट को, यह N पोल है यह S पोल है, ऐसे काट देते हैं तो इसका लंबाई देखिए छोटा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तब आप लोग कहिएगा कि M बराबर जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट वह आपका M/2 के बराबर हो जाएगा, माने आधा हो जाएगा, क्योंकि लंबाई आपकी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 23 क्वेश्चन में। 23 क्वेश्चन में तो इसका आंसर हो जाएगा आपका M/2, जो कि आपको C चॉइस में दिया हुआ है। और एक बात नोट कर लीजिए आप लोग, कहेगा कि किसी चुंबक को 2 बराबर भाग में बांट दिया गया और इसके दोनों नॉर्थ पोल को जो है एक दूसरे से इस प्रकार रखा गया कि 90 डिग्री पर यह हो जाए, माने एक चुंबक यह हो गया तो इसी पर एक दूसरा चुंबक को रख दिया गया ऐसे। अब आपसे कहता कि इसका बता दीजिए कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो पहले तो यह ना लंबाई देखेंगे कि चूँकि दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस यह हो जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा है कि सूत्र याद रखिए कि M बराबर जो सूत्र याद रखेंगे कि √M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2, 2M1 M2 इंटू कॉस थीटा होता है। अब देखिए यदि आपसे कहा कि इसको 90 डिग्री पर दोनों को रख दिया गया है, इसका भी दिया हुआ है M है, इसका भी दिया हुआ है M, तब क्या करेंगे कि √M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस कॉस 90 डिग्री का मान आपका 0 हो जाता, तो यह हो जाता 2M स्क्वायर, और 2M स्क्वायर से मान निकालते तो M√2 के बराबर हो जाता, M√2 के बराबर हो जाता। ऐसे आप लोग बना सकते थे। तो फिर से बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन में कि जब किसी चुंबक को ऐसे काट देंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, तो
तो m/2 हो जाएगा। लेकिन यदि लंबाई में कटता तो उसका कहेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो अपरिवर्तित होता है। ओके, इसका आंसर सी हो गया 23 का क्वेश्चन का। अब 24 क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़िए। देखिए 24 क्वेश्चन में कहता है कि LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो इसमें हम कहे थे कि अनुनाद उत्पन्न तभी होता है जब XL बराबर XC के बराबर हो जाए। XL बराबर XC के बराबर हो जाए। XL का मान हम लोग बताए थे कि ω/L होता है, इसका मान 1/ω/C होता है। तो यह चॉइस में देख लीजिए कि ω/L बराबर 1/ω/C कहीं दिया हुआ है। फर्स्ट चॉइस में दिया हुआ है कि L बराबर ω/C है। सेकेंड चॉइस में दिया हुआ है कि ω/C बराबर 1/√ω/L है। सी चॉइस में दिया हुआ है कि ω/L बराबर 1/ω/L। तो ये तो दोनों अपोजिट इसी ढंग से लिखा हुआ है कि यह गलत हो गया। इसके बाद में डी में दिया हुआ है आपको नन ऑफ दीज। तो यह चॉइस कहीं मिल नहीं रहा है, इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज होगा। यहाँ से कभी कभी आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी आता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ω² यहाँ आएगा, L यहाँ ले जाइए तो 1/LC हो जाता। तो ओमेगा का मान जब निकालते तो 1/√LC हो जाता। ओमेगा का सूत्र होता है 2πn बराबर 1/√LC के बराबर हो जाता। तो n का मान आप निकाल सकते थे कि 1/2π और √LC हो जाता, √LC। ऐसे फ्रीक्वेंसी का भी मान आपको कभी कभी निकालने के लिए दे सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया हुआ था कि ω/L बराबर 1/ω/C जब होता है तो LCR परिपथ में जो है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस उत्पन्न होता है। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा 24 क्वेश्चन में। 25 क्वेश्चन में आप लोग देखिए, 25 क्वेश्चन में आपको AC का समीकरण दिया हुआ है कि I बराबर 60 sin 100πt लिखा हुआ है, 60 sin 100πt। और आपको कहा है कि इसमें IRMS का मान बता दीजिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताना है आपको कि धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होता है। तो हम आपसे बताए होंगे कि IRMS जो होता है वह I0/√2 के बराबर होता है। और मेन इक्वेशन आप देखिए कि I बराबर होता है I0 sin ω/t, I बराबर I0 sin ω/t होता है। इसमें I0 को हम लोग पीक वैल्यू कहते हैं। तो इसके जगह पर यहाँ 60 दिया हुआ है कि नहीं, तो यह वैल्यू आप रख दीजिए कि 60/√2 हो गया। आप ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा कि 60√2/2 हो जाएगा और 2 से यह 30 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 30√2। और आपको यह दिया हुआ है सी चॉइस में दिया हुआ है 30√2 के बराबर होगा RMS वैल्यू का मान जो होगा। ओके, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, एकदम इत्मीनान से हम लोग बनाते रहेंगे। लिखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। एक बात गौर कीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है। और इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण होता है। मतलब कि इस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण का दिशा होगा। अब आप देखिए तो यह एक्सिस जो है इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पर परपेंडिकुलर है। हम आपसे क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ाए थे तो आपको कहे थे कि यदि यह A वेक्टर है, यह B वेक्टर है, तो दोनों पर परपेंडिकुलर होता था A क्रॉस B। A क्रॉस B दोनों पर परपेंडिकुलर होता था। इसका मान हम लोग लिखे थे ना A क्रॉस B के बराबर। इसका मतलब कि A क्रॉस B A पर भी परपेंडिकुलर है, B पर भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इधर का डायरेक्शन आप E क्रॉस B वेक्टर लिख सकते थे कि नहीं, क्योंकि E क्रॉस B में यदि देखिएगा तो यह
इसका डायरेक्शन जो है ई पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा जो होती है वह ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होती है, समानांतर होती है, क्योंकि देखिए इसी के दिशा में हो गया है। चाहे ये भी कह सकते थे आप कि ई वेक्टर पर लंब होती है, ये भी करेक्ट है, ई वेक्टर पर लंब होती है। अगला आप ये भी कह सकते थे कि यह बी वेक्टर पर बी वेक्टर पर लंब होती है। तो ये तीनों आंसर आपका हो सकता था। चॉइस के अनुसार आपको यह दिया हुआ है, इसलिए ई क्रॉस बी के समानांतर होगी, यही आपका आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा 26 का आंसर होगा आपका डी, 26 का आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर कहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। तो हम आपसे कहे थे कि यदि म्यू जीरो जो है आपका चुंबकशीलता का मान हो, चुंबकशीलता का मान हो, और एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता का मान हो, माध्यम की विद्युतशीलता हो जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेग होता है c बराबर वह होता है 1/√अंदर म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब म्यू जीरो का वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आपको बताए हुए हैं। ये दोनों मान यदि आप रख करके हल करते हैं तो इसका मान जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। निर्वात में इसका वेग इतना होता है। तो प्रकाश का वेग कहें, चाहे जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग कल हम लोग लिखे होंगे क्लास में, पिछला क्लास आप लोग देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग जितने हो गए, गामा रेज हो गया, एक्सरेज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, सबका वेग जो होता है, प्रकाश हो गया, सबका वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है। और उसको इस वैल्यू से जो है, इस सूत्र से हम लोग निकालते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपका जो है क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछते रहता है। साथ ही साथ इस सब का वेवलेंथ बताए होंगे, कब वेवलेंथ किसका बढ़ता है, कब किसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, कब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। साथ ही साथ यह विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रभावित नहीं होता है। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होंगी, जैसे नहीं में आप याद कर सकते हैं कि एनोड रेज जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि यह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होती है। कैथोड रेज भी प्रभावित होती है, अल्फा रेज भी प्रभावित होती है, बीटा रेज भी आपका प्रभावित होती है। ओके, ये सब अगर रेज आपसे पूछता है तो यह विद्युतीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होती है, लेकिन जितने विद्युत चुंबकीय तरंग है वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो आप क्वेश्चन में कभी भी यह देखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन कहा है कि इनमें से कौन रे जो है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होती है, इसका अर्थ हुआ कि आपसे पूछा है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, सीधा सीधा गौर आपको कर लेना है। लेकिन आपसे कहता है कि कौन विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो नहीं का मतलब होगा कि आपसे पूछा है कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज जो है वैज्ञानिक मैक्सवेल ने की थी, वैज्ञानिक मैक्सवेल ने इसका खोज किया था। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अट्ठाईस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन में कहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जब हम लोग लंबाई और आवर्धन क्षमता के बीच ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ एक सरल रेखा में से प्राप्त होता है। यह ग्राफ आपको बता रहा है कि m जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है l का, मतलब कि लंबाई, नली की लंबाई बढ़ने से उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है और नली की लंबाई घटने से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता घटता है। तो लंबाई यदि बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है
तो आवर्धन क्षमता भी जो है वह बढ़ता है, और यदि लंबाई जो है घटती है तो आवर्धन क्षमता भी क्या होगी, घटेगी। यह भी क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता का मान घट जाएगा। ये बात नोट कर लिए होइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी चॉइस में दिया हुआ है कि बढ़ती है। सभी क्वेश्चन आपको जो है ग्रुप में भी सेंड कर दिए गए हैं। यदि किसी बच्चे को आवश्यकता है, क्वेश्चन किसी को नहीं मिला हो, तो हमसे सूचना लेकर के और अपना क्वेश्चन ले लेंगे। 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आप लोग। कहा है कि विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसको क्या कहते हैं। देखिए, दृष्टि दोष में हम लोग 4 तरह के दृष्टि दोष देखे थे। एक था आपका निकट दृष्टि दोष, एक था आपका दूर दृष्टि दोष, एक था आपका जरा दृष्टि दोष, अगला था आपको अबिंदुकता। अबिंदुकता, ओके। इसको आप मायोपिया कहते थे, इसको आप हाइपरमेट्रोपिया कहते थे, हाइपरमेट्रोपिया। इसके बाद इसको प्रेसबायोपिया आप लोग कहते थे, प्रेसबायोपिया। इसको एस्टेग्मेटिज्म कहते हैं, एस्टेग्मेटिज्म। अब थोड़ा सा बात देखिए, निकट दृष्टि दोष में इसके निवारण के लिए निकट में 3 अक्षर है, तो 4 अक्षर वाला लेंस याद कीजिए, अवतल। कि अवतल लेंस का हम लोग व्यवहार करते हैं। अवतल को आप कनकेव भी कहते हैं, यानी कनकेव लेंस का व्यवहार हम लोग कहते हैं। दूर वाला में हम लोग उत्तल 2 अक्षर का है, तो इसमें 3 लेटर लगाना था कि कन्वेक्स लेंस का हम लोग इसमें व्यवहार करते हैं। जरा दृष्टि दोष में आप याद कीजिएगा द्विफोक्सी लेंस, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस का हम लोग व्यवहार करते हैं। एस्टेग्मेटिज्म में आपको बताए होंगे कि सिलिंड्रिकल लेंस का व्यवहार हम लोग करते हैं। इससे जुड़ा हुआ दृष्टि दोष से हमेशा एक एक क्वेश्चन पूछते रहता है। तो कॉर्निया की वक्रता में, कॉर्निया की वक्रता में अंतर के कारण जो दोष होता है उसको हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। कभी कभी आपसे भी कहेगा कि एक आदमी जो है एक ऐसे रोग से ग्रसित है कि जब उसके लेंस जो लगा हुआ है, जो चश्मा में जो लेंस लगा हुआ है, उसको जब घुमाया जाता है तो उसकी समंजन क्षमता जो है गड़बड़ा जाती है। इसका मतलब कि उसके कॉर्निया के वक्रता में डिफरेंस है, और कॉर्निया के वक्रता में डिफरेंस है तो उसको कौन सा दोष है, अबिंदुकता दोष है। यानी लेंस जब उसमें घुमाया चश्मा का, तो शीशा घुमाने से क्या होगा कि चारों तरफ से वह तो ऐसे बना होता है, तो यह त्रिज्या, यह व्यास अधिक हो गया, यह व्यास कम हो गया। अब घुमाएंगे तो यह त्रिज्या में अंतर हो जाएगा, और त्रिज्या में अंतर के चलते कौन सा दोष, अबिंदुकता होता है। तो कहेगा आपसे कि जब चश्मा में लेंस को घुमाया जाता है तो व्यक्ति की समंजन क्षमता गड़बड़ा जाती है, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है, तो कहेंगे कि अबिंदुकता है। क्योंकि कॉर्निया में वक्रता के चलते जो है जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। यह दोष जो है बूढ़े व्यक्तियों में होता है, जिसमें निकट और दूर दोनों की वस्तुएं जो है दिखाई उसको नहीं पड़ती है, और सिलेरी मांसपेशियों में समंजन क्षमता के गड़बड़ा जाने के चलते जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दूर दृष्टि दोष में वस्तु को दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इससे रिलेटेड इतना में से क्वेश्चन आप लोग को हमेशा पूछते रहता है। ओके, तो 29 क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए। 29 क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, 29 का आंसर। तीस क्वेश्चन आप लोग देखिए, कहता है कि जल और कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। जल का अपवर्तनांक तो ए म्यू डब्लू, डब्लू से वाटर हो गया, आपको दिया हुआ है 4/3, और आपको कांच का अपवर्तनांक मतलब कि ए म्यू जी दिया हुआ है, आपको 3/2 दिया हुआ है, 3/2। आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष क्या होगा। माने कांच के सापेक्ष तो जी को ऊपर लिख देंगे और डब्लू को क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। यही आपसे पूछा है। और स्नेल के नियम में आपको बताए होंगे कि कोई भी इसमें से एक मान उठा लीजिए, जैसे ए म्यू जी आप लीजिए,
फिर जी को ऊपर फेंकिए, यहाँ पर तीसरा क्वांटिटी आपका डब्लू आ जाता है तो डब्लू यहाँ लगाइए, फिर डब्लू को ऊपर ले जाइए, लास्ट में यही ए जो है ना इसको ए लगाइए, बराबर क्या कीजिए 1 लिख दीजिए। अब आप मान रखिए ए म्यू जी का मान आपको दिया हुआ है 3/2, इसका मान आपको जी म्यू डब्लू का निकालना है। अगुणे डब्लू म्यू ए आपसे नहीं दिया हुआ तो इसको उलटिएगा तो आपका डब्लू म्यू ए निकल जाएगा, 3/4 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो जी म्यू डब्लू का मान आप निकालिएगा तो देखिए 4 दूनी 8 बटा में 3 के 9, तो 8/9 हो जाएगा। यही आपसे डब्लू म्यू जी पूछता तो आपका 9/8 हो जाता। ऐसे आप लोग को बताए भी होंगे कि जल का वाटर का जो अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वह 4/3 होता ही है, 1.33, यह आपको डायरेक्ट मान दिया हुआ है। ग्लास का भी 3/2 दिया हुआ है, 1.5 इसको कहते हैं। अगर ये दोनों एक्यूरेट वैल्यू दिया हुआ है तब आप लोग क्या कीजिएगा कि जी म्यू डब्लू कहेगा ना तो 8/9 9/8, इसी दोनों आंसर में आदमी गड़बड़ करता है। तो जी देखिए ABCD में छोटा लेटर है 8 ऊपर लिख देंगे, डब्लू बड़ा लेटर है तो नीचे बड़का लिख देंगे मान, ऊपर में डब्लू बड़का है तो डब्लू बड़का लिख देंगे, नीचे में जी छोटा है तो इसको छोटा वैल्यू लिख देंगे। कभी यह पूछेगा कभी यह पूछेगा। आपसे क्वेश्चन में जो है जी म्यू डब्लू पूछा है तो जी म्यू डब्लू 8/9 हो जाएगा और इसका भी आंसर आपको सी हो जाएगा। ओके, 30 क्वेश्चन का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए अब आपको 31 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन में है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 cm और R2 आपको 15 cm दिया हुआ है, म्यू इसका दिया हुआ है 1.5, तो इसकी फोकस दूरी आपसे पूछा है। उत्तल लेंस में ऐसे लिखते हैं ना, तो एक का R1 इधर पॉजिटिव है लेकिन R2 आपका इधर देखिएगा तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, तो R2 आपका निगेटिव हो जाएगा। साइन स्कीम जब हम लोग लगाएंगे तो 1/f बराबर सूत्र आपका कहता है कि म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1 में क्या होता है R2। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 -1, 1/R1 का मान 1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। तो यह आप हल कीजिए 0.5, इसका एलसीएम हो गया 30, 10 3 30, 15 दूनी 30 हो गया। तो यह हो गया 5/10 गुणे ये 3 2 5/30 हो गया, 5 6 30, 5 दूनी 10, तो 1/12 हो गया। तो एफ बराबर आपको 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, और ये आपको ए चॉइस में दिया हुआ है, तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए 32 क्वेश्चन की तरफ। तो 32 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको व्यतिकरण करते हुए दो तरंगों के आयाम का अनुपात, एम्पलीट्यूड का अनुपात आपको दिया हुआ है। A1/A2 दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। अब गौर कीजिएगा, आपसे कहता है कि महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, इंटेंसिटी क्या, Imax/Imin का अनुपात पूछा है। Imax/Imin, फिर से गौर कीजिए, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का आपसे अनुपात पूछा है। तो इसका सूत्र हम आपको बताएंगे कि A1 + A2 का होल स्क्वायर बटा में A1 - A2 का होल स्क्वायर होता है। ओके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। तो यह दोनों को जब जोड़िएगा तो 4 3 7 का वर्ग कर दीजिए 49 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49:1 हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आता रहता है। तो 32 का आंसर भी आपको सी हो जाएगा। 32 क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। 33 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रिस्टर का नियम आपको क्या है। तो ब्रिस्टर का क्वेश्चन में हम आपको बताए होंगे कि tan IP का मान जो होता है वह म्यू के बराबर होता है। यहाँ IP को हम लोग ध्रुवण कोण कहते हैं, ध्रुवण कोण, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और म्यू को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी कभी म्यू का वैल्यू दे करके आपसे ध्रुवण कोण का मान पूछ देता है, कि कह देगा कि किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है 1/3 है, तो ध्रुवण कोण का मान आपका क्या होगा। ओके, तो ध्रुवण कोण का मान जब पूछेगा तो
tan IP बराबर हो जाएगा 1/3, रूट अंदर 3, रूट 3 देता है, तो रूट 3 में जब चलेंगे 3 रहेगा तो tan इन्वर्स 1/3 कह देंगे। तो IP के मान 1/√3 30 डिग्री का मान होता है। IP का मान क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें ब्रिस्टर का नियम आप लोग को याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि tan IP बराबर म्यू के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आप लोग बढ़िए। तो 34 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो साबुन के बुलबुला का रंगीन, साबुन के बुलबुला का रंगीन आपसे पूछता है तो आप कहिएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। किसी पतले फिल्म के, जो पतला फिल्म जो बनता है, फिल्म समझते होंगे, एक बुलबुला जो बनेगा तो उसको फिल्म कहते हैं, पतला उसके परत को। तो पतले फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो इसका भी आंसर आपका 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग 35 क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग, एक स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए ताकि उतारने में सुविधा हो जाए। 1 2 3 35 क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़िए। कहता है एक तार है जिसका प्रतिरोध जो है, इस तार का प्रतिरोध दिया हुआ है 12 ओम दिया हुआ है। इसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, ऐसे वृत्त के रूप में दिया हुआ है। 12 ओम का प्रतिरोध तार के वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। तो उसके व्यास के दोनों छोर के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ A और B यह व्यास हो गया ना, इसके बीच का आपसे प्रतिरोध पूछा। तो जब वृत्त के रूप में मुड़ेंगे तो इधर का भाग का प्रतिरोध और इधर के भाग का प्रतिरोध बराबर होगा। तो 12 ओम है तो 12 में 2 से भाग लगा दीजिए, 2 भाग में न बट गया, इधर का एक भाग इतना बराबर भाग हो गया, इतना भाग बराबर हो गया, तो ये 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा ना, यानी ऊपर के भाग का रेसिस्टेंस हो गया 6 ओम, इधर का भी क्या हो गया 6 ओम हो गया। अब दोनों जो भाग है आपको पैरेलल में से जोड़ना है, कि दोनों भाग आपको पैरेलल में जुड़ा हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर बिंदु ए था, यहाँ पर बिंदु बी था, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। अब आपसे कहता है कि ये दोनों व्यास हो गया, यही व्यास ए है और यह व्यास क्या है बी है, इसके बीच का रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आप RAB जब निकालेगा R इक्विवेलेंट, तो पैरेलल में क्या सूत्र होता है कि R1 R2 बटा में R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो आप कहिएगा कि 6 गुणे 6 बटा में 6 प्लस 6 मतलब कि 36 बटा में 12 बराबर 3 ओम, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस 35 का भी आंसर आपको सी हो जाएगा। ओके, और 36 क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, 36 क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इस क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिएगा आप लोग कि सेल्फ इंडक्शन का मात्रक क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण का मात्रक जो होता है, सेल्फ इंडक्शन का मात्रक हेनरी होता है। आपको बताए होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछते रहता है कि स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है। 37 क्वेश्चन पर आइए। तो 37 क्वेश्चन में है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, जो कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है एक्स रेज, एक दिया हुआ है माइक्रोवेव, एक दिया हुआ है गामा रेज, एक्स रेज ही दे दिया गया है, सी में भी एक्स रेज हो ये गया। एक दिया हुआ है आपको रेडियो वेव। अब आप ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो हम आपसे कहे थे ना कि गा ए, एक अभिजू गा ए लिख दिए, एक्स रेज लिख दिए, अस हो गया अल्ट्रावायलेट, विजुअल फिर हो गया आपका। इसके बाद में तो जैसे जैसे हम लोग नीचे में आते थे, लास्ट में हम लोग माइक्रोवेव लिखते थे, फिर रेडियो वेव लिखते थे, ठीक, इंफ्रारेड बीच में लिखते थे यहाँ पर। तो जैसे जैसे नीचे की ओर आते थे हमारा वेवलेंथ जो है बढ़ता था, वेवलेंथ जो है वह बढ़ता था नीचे की ओर आने पर। तो सबसे अधिक वेवलेंथ कहता था तो रेडियो वेव हो जाता,
लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है कि किसका वेवलेंथ जो है न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम गामा रेज का होता है, लेकिन गामा रेज इसमें चॉइस में है नहीं। अब आप देखिए कि उसके बाद एक्सरे दिया हुआ, तो आपका एक्सरे आंसर हो जाएगा। तो आप यदि ए पर भी टिक लगाए होइएगा तभी भी सही है, सी पर भी लगाए होइएगा तभी भी सही है। तो इसका आंसर चूँकि दोनों में एक ही चॉइस दिया हुआ है, तो ए एंड सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कोई एक आपको मारना होगा। अब देखिए 38 क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्काई वेव का संचरण किस स्काई वेव संचार आधारित है। तो इसको आप याद रखिएगा कि यह आयन मंडल के परिवर्तन पर आधारित है। आयन मंडल के परिवर्तन पर क्लास में आपको बताए हुए होंगे, परिवर्तन पर आधारित है कौन, स्काई वेव का संचरण, जो कि सी में आपको दिया हुआ है। 39 क्वेश्चन में तो टीवी प्रसारण का पूछा है आपसे, टीवी प्रसारण के आवृत्ति का जो उपयोग होता है वह है, तो इसका आंसर होगा आपको कि 30 से 300 MHz के बराबर होता है। आपको एक डाटा यहाँ पर भी हम आपको आगे चल करके लिखवाएंगे। फिर दिया हुआ है 40 क्वेश्चन में कि नॉर गेट का बुलियन इक्वेशन क्या होता है, नॉर गेट का। तो टीवी प्रसारण वाला का जो आंसर आप लोग मारे होइएगा उसमें आपका सी आंसर हो जाएगा। और 40 क्वेश्चन में नॉर गेट का बुलियन इक्वेशन पूछा है। हमने आपसे कहा था कि पांचों लॉजिक के गेट का बुलियन इक्वेशन आपको याद रखना होगा, तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए कि और गेट का बुलियन इक्वेशन क्या होता है। तो a + b = c होता है, चाहे y दे देगा। एंड गेट का क्या होता है, तो a.b बराबर आपका c होता है। फिर नॉट गेट का बुलियन इक्वेशन, तो a बार बराबर b होता है, a बार बराबर b होता है। फिर नॉर गेट का बुलियन इक्वेशन आपसे कहता है, तो देखिए यह और का उल्टा हो गया ना नॉर, तो a + b के बार लगा देंगे बराबर c हो जाएगा। फिर आपसे नैंड गेट का पूछता है कि नैंड गेट का बुलियन इक्वेशन क्या होता है, तो इसमें नैंड देखिए एंड इसी में है, तो इसी का व्युत्क्रम करना है कि a.b के बार बराबर क्या होता है, c होता है। तो यहाँ नॉर गेट का आपसे बुलियन इक्वेशन कहा है, तो आप इसमें कहिएगा कि y बराबर a + b का बार होता है। c के जगह पर आपको आउटपुट के रूप में y दिया हुआ है, तो 40 का आंसर भी आपका c हो जाएगा, 40 का आंसर c हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि 2 क्वेश्चन बचा है उसको भी मैं हल कर दूं। ओके, अब देखिए 41 क्वेश्चन में, 41 क्वेश्चन में आपको कहता है कि ए और बी के बीच का समतुल्य धारिता निकालिए, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है कैपेसिटर, यहाँ भी एक कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, यहाँ भी कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, यहाँ भी कैपेसिटर आपको दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, इसका वैल्यू 4 माइक्रोफेराड, इसका भी वैल्यू 2 माइक्रोफेराड, इसका 4 दिया हुआ है, इसका 4 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में बनाना हो तो आप ए और बी से दूर से हल कीजिए पहले। माने ए से बी तक जाने के लिए देखिए एक यहाँ से ऐसे सीधे रास्ता है, एक यहाँ से ऐसे है, तो यहाँ से तो 2 रास्ता मुड़ रहा है ना, तो ये दोनों एक ही लाइन में हो जाएगा, मतलब सीरीज में हो जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस पहले निकालिए कि 2 4 का क्या होगा कि 2 × 4 / 2 + 4, तो 4 दूनी 8 / 6 बराबर 4 / 3 हो गया। यह 4/3 और 2 क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो 4/3 को और 2 को जब जोड़ दीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 4 10/3 माइक्रोफेराड हो जाएगा। अब ये तीनों एक लाइन में आ जाएगा, कि यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, यह हल होकर के 10/3 हो गया है, यहाँ पर वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है। ओके, और तीनों देखिए सीरीज में है, तीनों क्या है, सीरीज में है। तो 1/CS बराबर 1/4 प्लस इसको उलट दीजिएगा तो 3/10 प्लस 1/4 हो जाएगा। 4 और 10 का एलसीएम लीजिए तो आपका एलसीएम हो जाएगा 20, 4 × 5 = 20, 3 दूनी 6 और 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 10 और 6 16/20 हो जाएगा। 4 से कटाइए, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20 हो जाता है। तो 4/5 हुआ, तो CS जब निकालिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 5/4
4 माइक्रोफैराड के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5/4, सी चॉइस हो जाएगा आपका। 5/4 नहीं, बी चॉइस में दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। 5/4 माइक्रोफैराड के बराबर आ रहा है। ओके अब देखिए 41 क्वेश्चन यह था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एकदम इत्मीनान से मेहनत करते रहना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे ताकि अभ्यास अधिक से अधिक क्वेश्चन पर कर सकें कि परीक्षा में हम लोग को सहूलियत हो जाए। अब देखिए 42 क्वेश्चन का है कि कॉपर क्या है। 3 चॉइस आपको दिया हुआ है कि अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय को हम आपसे कहे हैं कि अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। इसके बाद में आपसे कहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो लौह चुंबकीय को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। इसके बाद में आपसे दिया हुआ है कि प्रतिचुंबकीय कहते हैं। कौन सा कहते हैं? चौथा चॉइस में आपको इनमें से कोई नहीं है। और प्रतिचुंबकीय सबस्टांस को, प्रतिचुंबकीय को डायमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं, आपको बैक में बताए हुए। सबका एग्जाम्पल याद कर लीजिए पहले। लौह चुंबकीय, जिसको कि चुंबक बहुत तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित करे, तो सब लोहा के ही जो है पदार्थ होंगे, चाहे उसी के मिश्र धातु होंगे। 8वां ग्रुप आप लोग याद रखिए, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होइएगा कि Fe, फेरस, कोबाल्ट, निकेल और इसके एलवाई जो है, इसके कुछ मिश्र धातु जो हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके? लौह चुंबकीय पदार्थ को, क्योंकि इन पदार्थों को चुंबक बहुत तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद में आपका अनुचुंबकीय जो हो गया, तो अनुचुंबकीय में एल्युमिनियम आता है, H2O आता है। इसके बाद में आप देखिएगा तो इसमें गोल्ड भी आ जाएगा आपका, गोल्ड आपका आ जाता है इसमें, चाहे कॉपर भी आपका आ जाता है, कॉपर भी आपका इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब आपको डायामैग्नेटिक सबस्टांस है, तो डायामैग्नेटिक सबस्टांस में अमोनिया हो जाएगा, Mg हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो है जिंक भी आप देखिएगा तो इसी में आ जाएगा। जिंक का 30 होता है एटॉमिक नंबर। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका कुछ एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना चाहिए। लौह चुंबकीय तो अपने आप में अलग है, इसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। FeCO Ni याद रखिएगा। और जिसको चुंबक जो है अपनी ओर तेज़ी से आकर्षित करता है वो लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। इसके बाद मैक्सिमम में इसमें देखिए तो सबका जोड़ा जो है आपको एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। इसका दिया हुआ है 12, इसका दिया हुआ है 20, सिलिकॉन का दिया हुआ है 14 होता है, जिंक का आप लोग याद किए होइएगा 30। तो ये तो सब जोड़ा वाला है। एल्युमिनियम का तो 13 होता है, कॉपर का 29 होता है, तो ये लग रहा है कि ऑड वाला है। तो इस ढंग से आप लोग देख लीजिएगा इसको। 42 क्वेश्चन जो है पूछा है आपसे कि कॉपर होता है, तो कॉपर क्या होगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा, कॉपर अनुचुंबकीय में आ जाएगा। और इसका जवाब होगा आपका 42 क्वेश्चन का भी आंसर आपका सी हो जाएगा। इस ढंग से हम लोग जो है सभी क्वेश्चन का आंसर लिख लिए होंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। लेकिन अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास करने का, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग परीक्षा से पहले जो है जितना क्वेश्चन पर अभ्यास करेंगे ना, उतना ही हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। डेली जो है आप लोग 20-25 क्वेश्चन का एक सेट आप लोग को करवा देते हैं, और उसके लिए आप लोग तैयार रहिए और हमेशा इसका रिवीजन करते रहेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग कि 700-800 क्वेश्चन जो है हम लोग अभ्यास कर लें। तो इन 42 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसमें भी एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो इसमें कोई भी एक क्वेश्चन पूछते रहता है कभी भी। जैसे यहाँ भी देखिएगा, पूछ देगा कभी कि मैग्नीशियम जो है कौन सा पदार्थ है, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। लोहा क्या है? तो लोहा जो है लौह चुंबकीय है। निकेल क्या है? तो लौह चुंबकीय है। एल्युमिनियम क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। इस ढंग से क्वेश्चन जो है आपको पूछते रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन पर अभ्यास करेंगे। चलिए अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक,
तो चलिए, हम आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी मेहनत करते रहिए घर पर मन लगाकर। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।